नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे भाई की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो कि अपनी नौकरी के अंदर, अपनी जॉब के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा जैसे बंधा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे इनको रोक करके रखा गया है और अपनी नौकरी से काफ़ी लंबे समय से ये बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब भी ये अपनी नौकरी से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो और जो चीज़ें हैं इनके जीवन के अंदर वो बिगड़ने लग जाती हैं। दोस्तों, इन भाई का काम कुछ इस प्रकार का है कि जिस प्रकार की ये जॉब करते हैं, इनका कुछ ऐसा काम है कि इनको अपने एम्प्लॉयर के लिए ऑर्डर्स लेकर के आने होते हैं। जिस शहर में ये रहते हैं उस शहर के आसपास का 100 किलोमीटर्स का लगभग का जो रेडियस है उसके अंदर इनको ट्रैवल करना होता है। अब दोस्तों, इनकी नौकरी के अंदर जो इनको ट्रैवल करना होता है, इनको इनकी कंपनी के द्वारा ही इनको जो है गाड़ी प्रदान की जाती है। एक ऑफिसर की तरह ये कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं और जगह जगह से जो है इनको अपने एम्प्लॉयर के लिए, इन जो भी इनके एम्प्लॉयर का बिजनेस है उसके लिए ऑर्डर्स लेकर के आने होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये कुछ साइड हसल भी करते हैं, यानी कि साइड में भी इनका कुछ ट्रेनिंग कराने का जो है इनका काम है। अब ये बताते हैं कि भैया मेरे इस काम में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि मैंने कई बार सोचा कि मैं छोड़ देता हूं, लेकिन अगर मैं इस नौकरी को छोड़ता, अच्छा, और ये कहते हैं कि जो मेरे कंपनी के ओनर है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है ना, कोई थोड़ा जैसे वो क्लोज्ड एक सेटअप होता है कि एक ओनर होते हैं और कुछ विशेष उन लोगों के लोग होते हैं काम करने वाले। तो विशेष प्रकार के जैसे जो रोल होता है उसके अंदर ये भाई हैं, अपने ओनर के बहुत क्लोज हैं और जो कंपनी के ओनर ने कहते हैं उनसे कई बार झगड़ा करके मैंने नौकरी छोड़ी है। लेकिन जब भी मैं इस नौकरी को छोड़ता हूं तो बाकी का जो मेरे पास काम आ रहा होता है ना आसपास से, जो भी मेरा कंसल्टिंग लाइन ऑफ कह रहे जो मेरा वर्क है, कह रहे भैया वो वाला काम भी आना बंद हो जाता है। तो कुछ ऐसा होता है, अगर मैं इस ओनर को पकड़ करके रखता हूं तो यहां से मुझे तनख्वाह भी मिलती है और मेरे साइड से भी कई सारे काम है, वहां से मेरे पास पैसे आते रहते हैं। अगर मैं ये नौकरी छोड़ करके सोचूं कि जो साइड वाला काम है मैं वही कर लूंगा, तो ये नौकरी छोड़ता हूं तो साइड वाले सारे काम से जो पैसा आना होता है, जो भी मेरे पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, कह रहे वो सब कुछ बंद हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं जो है यहाँ पे फंसा हुआ हूँ। अच्छा, इन्होंने बताया कि कई बार इनका जैसे झगड़ा वगड़ा इन्होंने किया है, झगड़ा करते हैं। अब इनके जो ओनर है उनका कुछ ऐसा है, वो भी इनको जैसे छोड़ना सा नहीं चाहते। तो इन लोगों के बीच में झगड़ा हो, वाद विवाद हो, कुछ भी हो, वो इनको वापस बुला लेते हैं और ये उनके साथ रहते हैं। तभी इनका जो फाइनेंशियल जो इनका जो गाड़ी है वो स्मूथली चलती है। तो हमने इनको पूछा कि भैया जब आपके ओनर इतने ज़्यादा लकी हैं आपके लिए और आपकी फाइनेंशियल गाड़ी स्मूथ चल रही है उनके साथ, तो आप छोड़ने का सोचते ही क्यों हो? तो इन्होंने कहा, भाई ये जो मैं छोड़ने का सोचता हूं इसका कारण है एक गाड़ी, एक ड्राइवर और एक विशेष जगह जहां पर मुझे पिछले 2 सालों से भेजा जा रहा है और पिछले 2 सालों में एक भी ऑर्डर अपने ओनर के लिए, अपनी कंपनी के लिए मैं उस स्थान से नहीं लेकर के आ पाया हूं। लेकिन मेरे ओनर को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि नहीं मुझे उस स्थान पे जाना ही है और मुझे बात समझ में नहीं आती। तो हमने कहा कि भैया जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं, नौकरी है ना, आपको तनख्वाह तो दे रहे हैं, आप जाओ, प्रॉब्लम क्या है? तो यहां पर भाई ने अपनी एक मेडिकल कंडीशन के बारे में बताया। दोस्तों, इन भाई ने ऐसा बताया कि इनको बचपन से ही जो पेट है उसकी काफ़ी ज़्यादा समस्या है। अगर ये स्ट्रेस में आते हैं तो इनको क्या है, लूज मोशंस हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि जो इनके पैर हैं, बचपन से ही इनके पैरों के अंदर एक दर्द सा रहता है। जब ये इनका जन्म हुआ था तो इनकी टांगे जो हैं, जो एक नॉर्मल बच्चा होता है उसकी तरह नहीं थी, उसके अंदर नसें कुछ अकड़ी हुई थी जिसकी वजह से टांगे जो हैं मुड़ी हुई थी। काफ़ी थेरेपी, काफ़ी खर्चा, काफ़ी ट्रीटमेंट्स के बाद जो है बचपन में इनकी टांगे जो इनको ठीक करवाया गया था। लेकिन बात क्या है, कहते हैं कि मेरे पैरों के अंदर दर्द बहुत ज़्यादा होता है और मैं जब स्ट्रेस में होता हूं तो मेरा पेट खराब हो जाता है। अब इन्होंने बताया कि भैया जिस गाड़ी में मुझे बैठ करके जाने के, कह रहे जब भी उस शहर जाना होता है तो एक विशेष गाड़ी है जो कि उस शहर जाती है। कह रहे एक ड्राइवर है, कह रहा जब भी मैं उस गाड़ी के अंदर बैठता हूं तो मुझे ना ऐसा लगता है कि जैसे लेदर की बहुत स्ट्रांग स्मेल है
और मुझे लगता है कि वो जो गाड़ी का जो ड्राइवर है वो गुटखा खाता है, तो उसके मुंह से मुझे कुछ बदबू आती है और गाड़ी के अंदर मुझे बदबू आती है, तो कहते हैं उसकी वजह से मेरा सर दर्द हो जाता है। कह रहे ट्रैवल टाइम जो होता है वो 1.5 से 2 घंटे का होता है एक बारी में, जिस शहर वो भेजते हैं मेरे को। तो कहते हैं कि वहां जाकर के फिर ना मुझे 3-4 घंटे खाली बैठना होता है वहां के ऑफिस में। तो कहते हैं ये जो 2 घंटे हैं ना मेरे ट्रैवल के, कहते हैं मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, मेरा पेट खराब हो जाता है। कह रहा वो स्मेल मेरे दिमाग में चढ़ती जाती है कि ये कहते हैं कि मैं उस ड्राइवर से बोलता हूँ कि क्या तुम गुटखा खाते हो, ये क्या स्मेल है। तो ड्राइवर ये कहते हैं कि मुझे रिप्लाई देता है कि सर किसी को भी ये स्मेल नहीं आती है, आपको ही पता नहीं क्या स्मेल आती है मेरी गाड़ी के अंदर। अब ये कहते हैं कि जो इनकी कंपनी के ओनर हैं ना तो वो उस गाड़ी को बदलते हैं और ना ही वो अपना ये हट छोड़ते हैं। कहते हैं पिछले 2 सालों के अंदर एक भी ऑर्डर नहीं आया इस स्थान से, एक भी नहीं, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती वहाँ पे ऑफिस खोल करके रखा हुआ है। ज़बरदस्ती हफ्ते के अंदर 2 दिन मुझे वहाँ पे भेजा जाता है, तो मुझे टाइम वेस्ट लगता है। और कहते हैं कि ये जो 2 घंटे जाना और 2 घंटे आना, कहते हैं मेरे लिए सफरिंग है। मुझे बस ये होता है कि अपनी नाक बंद करके कैसे तो मैं बैठ जाऊँ, मैं क्या करूँ। और कहते हैं इसी चीज़ को लेकर के मैंने कई बार उनसे झगड़ा किया है, लेकिन जो मेरे बॉस है ना वो मुझे नौकरी छोड़ने देते हैं और ना ही इस जगह का ऑफिस बंद करते हैं। तो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे जो ये कंपनी के ओनर हैं इनसे मेरा क्या हिसाब किताब है। अच्छा, एक और इन्होंने बहुत ही विशेष बात बताई। इन्होंने बताया कि मैं उनसे झगड़ा भले कर लेता हूँ, अपनी बात भले उनके सामने रख देता हूँ कि ऐसे नहीं जी, ऐसे होगा जी, काम तो ऐसे ही होगा जी। कह रहे मैं कर ज़रूर लेता हूँ, लेकिन अगर उनका फ़ोन आ जाए ना मेरे पास, तो उनका फ़ोन जैसे ही मेरे पास आता है, उनका नाम जैसे ही मैं अपने फ़ोन पे पढ़ता हूँ, मेरे अंदर ना एक घबराहट सी, एक जैसे एक सुरसुरी सी होता है ना, एक सरसरी सी छूट जाती है, उठ जाती है मेरे अंदर। तो कहते हैं कि मैं ना जैसी मेरी हवा सी टाइट होने लग जाती है जब भी मैं अपने ये ओनर से बात करता हूँ। कह रहे क्यों होता है मुझे समझ में नहीं आता। और ऐसा भी नहीं है कि मैं घबरा रहा हूँ, मैं लड़ भी लेता हूँ उनसे, मतलब अपना वाद विवाद भी कर लेता हूँ, लेकिन एक घबराहट सी होती है जब भी मैं उनका नाम पढ़ लूँ या उनकी स्मृति मेरे को आ जाए। तो ये जानना चाहते थे कि इनके जो ओनर हैं उनसे क्या इनका हिसाब किताब है। अच्छा, वो जो गाड़ी का जो ड्राइवर है जो शायद गुटखा खाता है, क्या प्रॉब्लम है उसकी वजह से, क्या ये मुझे गाड़ी क्यों झेलनी पड़ रही है, उस गाड़ी के ड्राइवर से इनका क्या हिसाब किताब है, और जिस स्थान पर इनको भेजा जाता है उस स्थान से इनका क्या हिसाब किताब है, ये बात जो है ये भाई अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे से के माध्यम से जानना चाहते थे। दूसरा ये दोस्तों, इनकी जो ये मेडिकल कंडीशन है, इनके पैर में इतना दर्द क्यों रहता है बचपन से, इनको ये क्यों कंडीशन हुई, और ये क्या पेट क्यों इनका बार बार ख़राब हो जाता है, और भी कई सारे मेडिकल इश्यूज़ हैं। तो बचपन से ये मेडिकल इश्यूज़ इनके साथ क्यों हैं, ये बात भी ये भाई जो है जानना चाहते थे। इसके साथ साथ दोस्तों, इनकी जो धर्म पत्नी है उनके साथ इनका क्या रिश्ता है, अपने पूर्व जीवन के माध्यम से जानना चाहते थे। थोड़ा धर्म पत्नी के ऊपर हम ब्रीफ कर देते हैं। इनकी जो धर्म पत्नी है उनके साथ इनका प्रेम विवाह हुआ है। ये कहते हैं कि प्रेम विवाह हमारा हुआ और हमारा इंटरकास्ट मैरिज था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं अपनी पत्नी के घर वालों से मिला तो अचानक से जैसे उन लोगों ने मुझे बहुत पसंद कर लिया, मैं उनको बहुत पसंद था, और कहते हैं हम दोनों का जो है फिर विवाह करा दिया गया। लेकिन ये कहते हैं कि विवाह होने में घर वाले तो सारे मान गए, मेरे घर वाले मान गए, उसके घर वाले मान गए, लेकिन ये कहते हैं कि हम दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो क्यों ठीक नहीं चल रहा है? कहते हैं कि जो मेरी पत्नी है वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। वो ये कहती है कि भैया मैं अपनी नौकरी छोड़ करके ना उसके पास ही बैठा रहूँ। वो ये बोलती है कि आप मुझे टाइम नहीं देते, आप मुझे टाइम नहीं देते, आप मुझे टाइम नहीं देते। ये कहते हैं कि भैया बताओ, काम धंधा तो इंसान को करना ही होता है ना, वो नहीं करेंगे तो रोटी कैसे खाएंगे। तो ये कहते हैं कि मैं घर आता हूँ, मैं उनको टाइम भी देता हूँ, घर आता हूँ और फिर कहते हैं कुछ कुछ मैं उनको घुमाने भी लेकर के चले जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। कहते हैं लेकिन मेरी जो पत्नी है उनकी मनोस्थिति ऐसी है, वो परेशान सी चल रही है, शादी होने के बाद ना परेशान सी हो गई हैं। तो वो मुझसे झगड़ती रहती है कि टाइम मुझे नहीं मिलता, टाइम मुझे नहीं मिलता, मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। कह रहे हरास सा करती रहती हैं। और कहते हैं इस हरासमेंट के चलते, क्योंकि वो मुझे लगता है कि उनकी अनरियलिस्टिक डिमांड है, तो कहते हैं कि इस चीज़ के चलते हमारा ना कई बार बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया है, और उस झगड़े के अंदर 3 से 4 बार ऐसा हो गया है कि मैंने अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा दिया है। ये कहते हैं कि भैया मेरे को ना एक गुस्सा सा मेरे ऊपर हावी हो जाता है, और ये 3-4 बार मैंने ये हरकत कर दी है। अब कहते हैं मेरी पत्नी माइंड नहीं करती इस चीज़ को,
कह रहे मेरी पत्नी का यू है, मार ले पीट ले जो मर्जी है, मुझे टाइम चाहिए बस तेरा। वो तो कह रहे मेरे गड़ च गुठा देन नू आ रही है, मतलब कि ना पूरा कह रहे कि मेरे को वो करके रखा हुआ है कि भैया टाइम दे मेरे को, मार पीट मेरे साथ कर, कोई दिक्कत नहीं है, पर तू यहां मेरे साथ बैठेगा। कह रहे मैं वो कर पा नहीं रहा हूं। और ये कह रहे हैं उसको फर्क नहीं पड़ता है, कह रहे हैं लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्ट है इस चीज़ का कि भाई मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा करके मेरी पत्नी है, मैंने उससे प्रेम विवाह किया है, वो करके मेरे घर आई है, क्योंकि मैं शारीरिक रूप से उससे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। जैसे पुरुष होते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो दे आर स्ट्रोंगर, तो कहते हैं मैं अपना जोर उसके ऊपर दिखा रहा हूँ, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। तो कहते हैं मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे को बहुत गिल्ट रहता है, मैं ऑफिस में भी सोचता रहता हूँ कि मुझसे क्या हो गया। कहते हैं कि मैं ना ये अत्याचार करने वाला आदमी नहीं बनना चाहता, और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ से मैं बाहर निकलूँ। ये बताते हैं कि भाई मेरे को ना अपनी पत्नी को देख करके ना गुस्सा बहुत आता है जब भी वो मुझसे टाइम डिमांड करती है इस प्रकार से। तो ही सेड कि ना भैया मुझे ना इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। एक तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये टसल क्यों है, उनको टाइम देता हूं लेकिन उसके बावजूद भी उनको ओवरहेड जा करके इतना कितना उनको टाइम चाहिए। और कह रहे कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, कि इतना गुस्सा क्या आ गया कि मैंने उनके ऊपर हाथ ही उठा दिया है। तो कहते हैं मैं इस चीज़ का रीज़न जानना चाहता हूँ और इस चीज़ को मैं ठीक करना चाहता हूँ, ये चीज़ मैं नहीं चाहता कि आगे और हो। तो दोस्तों इस चीज़ के चलते भी ये जो भाई हैं इन्होंने अपना जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है वो कराने का जो है वो इन्होंने रखा कि भाई ये वाला भी एक पॉइंट है। दोस्तों आगे पीएलआर में क्या हुआ ये तो आपको हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमने भाई को एडवाइस किया कि भाई जी कुछ भी करके आपकी जो वाइफ है ना, आप उनको बोलिए कि वो कोई जॉब वगैरह करे। ये इसलिए बोला दोस्तों हमने क्योंकि इनका जो परिवार है उसमें ये दोनों सिर्फ अकेले रहते हैं। अब ये तो चले जाते हैं नौकरी पे, ये तो पूरा दिन ट्रैवल कर रहे हैं, खज्जल खुआर हो रहे हैं, तो दिमाग जो है वो अब वो अकेली घर पे बैठी हुई हैं। तो हमारे को बहुत स्ट्रांग वाइब आ रही थी कि ये जो बच्ची है इसको ना कुछ जॉब वगैरह करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो घर से बाहर निकलेगी थोड़ा कुछ करने के लिए होगा, वो घर पे बैठी रहती होगी तो घर पे परेशान होती होगी। यहाँ पे जब ये बात हमने बोली तो इन भाई ने बोला कि भैया पता नहीं उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, वो कहती है कि इस घर में मेरे साथ बैठा रहे और घर से बाहर निकल करके राजी नहीं है। ये कहते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि मैं उनको डिनर पे ले जाता हूं, घुमाने के लिए ले जाता हूं, कह रहे उसको ना जैसे ना मुझे खींच कर लेकर के जाना पड़ता है कि नहीं तू तैयार हो, वो ना तैयार होती है ना कुछ होती है। तो जैसे वो डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स भी जो है दिखाई दे रहे थे कि इनकी वाइफ के साथ हैं। तो ये कहते हैं कि ना घर को छोड़ती नहीं है, ये घर को चिपकी हुई रहती है, अकेली पड़ी रहेगी इस घर के अंदर और चाहेगी कि इसके साथ मैं भी पड़ा रहूं। तो यहाँ तो फिर वही जो तो इस फर्दर हमने बोला कि नहीं फिर भी आपको प्रयास करना है, आप इनको पुश कीजिए, आप इनको मोटिवेट कीजिए, चाहे वो 10,000 कमाएं, 10,000 कमा करके सारा पैसा अपनी सुर्खी बिंदी लिपस्टिक पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात पैसा कितना कमा करके लाएंगे उस चीज़ की नहीं है, इनको एंगेजमेंट चाहिए। और ये नहीं है तो कोई और सोशल एंगेजमेंट ढूंढो या कोई स्पिरिचुअल एंगेजमेंट आप इनके लिए ढूंढिए। ये पूरा टाइम पीछे से घर में बैठी रहती हैं, उससे ये जो है परेशान होती जा रही है, इनकी कंडीशन खराब होएगी, मानसिक तौर से बीमार होती जा रही हैं। तो वो पूरा हमारे को वाइब आ रहा था उनका ना, वो झगड़ा कैसा झगड़ा करती होगी इनकी वाइफ, उसका भी वाइब आ रहा था। तो वो हमने कहा तो ये तो शुरू में बात हुई दोस्तों, आगे का भी बताएंगे कि पास्ट लाइफ से क्या चीज़ निकल करके आई, और एक बहुत ही विशेष चीज़ भी पता चली थी क्यों वो झगड़ा करती हैं। तो ये बात हुई दोस्तों। फिर इस चीज़ को लेकर, तो इन तीनों चीज़ों को लेकर के फिर इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया कि पत्नी से क्या हिसाब किताब है, बचपन से ये बीमारी क्यों है, और ये जो इनके बॉस हैं और बॉस का वो जो ड्राइवर है और उसकी गाड़ी और उस स्थान से इनका जो है क्या हिसाब किताब है। अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये जो सारी बातें हैं इनका जो उत्तर है ये प्राप्त कर पाए थे। अच्छा दोस्तों, इन्होंने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा इसके बारे में अभी विस्तार में आप सभी को बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहेंगे हमारे चैनल के उन व्यूअर को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। इनका यूट्यूब के ऊपर यूज़र आईडी है अर्चना की वेज रसोई। अर्चना जी, आपने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करके हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग किया है, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। दोस्तों, अगर आप भी अर्चना जी की तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं, तो हमारे इसी वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इन्होंने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या अनुभव किया, कैसे दृश्य नज़र आए और इनका क्या रोल था,
और किस प्रकार के कैरेक्टर्स जो है इनको सारे नज़र आए और उनका क्या हिसाब किताब जो है इनका नज़र आया। तो जो सबसे पहला दृश्य होता है प्यारे दोस्तों, उसके अंदर ये अपने आप को एक खुली जगह में खुले आसमान के नीचे देख रहे होते हैं। फीलिंग आती है कि लगभग सुबह 7 बजे का समय है। नीचे जो ज़मीन है वो कच्ची ज़मीन फील होती है, जिसके ऊपर लाल रंग की मिट्टी इनको फील हो रही होती है कि सारी जो मिट्टी है वो लाल लाल है। पैरों के अंदर ये बताते हैं कि इन्होंने सैंडल पहने हुए हैं और ये कोई पुराने ज़माने के सैंडल हैं जो हाथ से बनाए जाते थे। हाथ से बने हुए सैंडल इनको जो है फील होते हैं। ये बोलते हैं कि मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत डार्क है, मैं बहुत काला हूँ और मैंने अपने सर पे कुछ लाल रंग का बांध रखा है सर पे। नीचे की तरफ देखते हैं तो ये ऐसा, अच्छा बोलते हैं कि जो लाल रंग का बांधा हुआ है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे ये इसलिए बांधा हुआ है ताकि मैं ईंटें उठा सकूं। ईंटें होती है ना लाल रंग की, वो उठा सकूं। और नीचे जब ये अपना पूरा बदन देखते हैं तो ये देखते हैं कि मैंने सिर्फ अंडरवियर टाइप का कुछ पहना हुआ है। ऊपर की तरफ देखते हैं तो मैंने कुछ नहीं पहना हुआ। कहते हैं कि इनकी हड्डियां सी निकल रही हैं और काफ़ी जो है अच्छा हाँ, तो कहते हैं कि हड्डियां निकली हुई हैं, काफ़ी दुबला पतला सा हूँ और ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे मुझे प्रॉपर खाना नहीं मिलता है। काफ़ी डिप्राइव्ड सी फीलिंग आती है इनको। थोड़ा और जो जगह है उसका मुआयना करते हैं तो अपने लेफ़्ट साइड में देखते हैं तो ये बताते हैं कि लेफ़्ट साइड में मुझे एक बहुत ही घना जंगल नज़र आ रहा है। राइट साइड की तरफ देखते हैं तो कहते हैं कि राइट साइड के अंदर मुझे खेतों जैसी फीलिंग आ रही है कि लेफ्ट साइड में जंगल जंगल पेड़ पेड़ है, राइट साइड में खेत हैं और एक कच्चा रास्ता है जिसके ऊपर ये चलते हुए चले जा रहे हैं। और चलते चले जा रहे हैं तो इनको फील होने लगता है चलते चलते कि जैसे इनके सर के ऊपर बहुत भार है, बहुत भार की अनुभूति होने लगती है। और धीरे धीरे फिर जब ये चीज़ों को फील करते हैं तो ये बताते हैं कि मैंने बहुत सारी जो ईंटें हैं उनको अपने सर के ऊपर उठा रखा है और इन ईंटों को उठा करके मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं मुझे पहुँचना है। और जैसे ये चल रहे हैं तो ये कहते हैं कि मुझे ना बहुत वीकनेस टाइप की जो है मुझे फीलिंग आती है। अब काफ़ी देर तक दोस्तों ये यही दृश्य देखते रहते हैं कि कच्चा रास्ता उस पर चल रहे हैं, वीक फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है इनको, सर के ऊपर ईंटें हैं। तो फिर जैसे प्रोसेस होता है हम सीन चेंज करते हैं, हम कहते हैं कि आप वहाँ पहुँच जाइए जहाँ पहुँचना था। तो फिर जो है इनको एक अगला दृश्य नज़र आता है। तो इसमें कहते हैं कि हाँ, ईंटें लेकर के एक जगह पर रख दी हैं और ये बताते हैं कि सिर्फ ये अकेले नहीं हैं इस काम को करने के लिए। कहते हैं मेरे जैसे और भी लोग हैं। और ये कहते हैं कि मुझसे ना चला नहीं जा रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने आधी ईंटों को रास्ते में गिरा दिया, आधी रस्तों को ईंटें में गिरा दिया। तो अब ये कहते हैं कि ईंटें रख करके सब लोग अपना हाथ बांध करके खड़े हैं, कोई आने वाला है जो कि काम को रिव्यू करेगा। ये कहते हैं कि इनके साथ में इनका एक दोस्त खड़ा है जो कि इनकी तरफ कह रहा है और वो ये कह रहा है कि ईंटें क्यों गिरा दी तूने, अब मार पड़ेगी बेटा। तो ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मजदूर टाइप के लोग खड़े हैं, एक सब हाथ बांध के खड़े हैं। एक दोस्त इसके तरफ देख रहा है, इसके कान में फुसफुस आ रहा है कि तूने ठीक नहीं किया ईंटें गिरा करके। फिर सामने से एक दृश्य इनको नजर आता है कि सामने से 6-6.5 फुट का एक आदमी जो है वो सामने से आता है जिसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ है, बहुत ही हट्टा कट्टा है। और इनको फीलिंग आती है कि उस जीवन के अंदर ये वो व्यक्ति है जिसके लिए लोग काम करते हैं। शायद वो ईंटों का कोई भट्टा चलाता है और उसी के लिए ईंटें बनाने और उठाने का काम ये करते हैं। ये इनको फीलिंग आती है कि जिस जगह पर है ये केरला की, इनको फीलिंग आती है कि केरला के अंदर ये कोई गांव है। और हम इनसे पूछते हैं कि भाई आप ईंटें वगैरह का काम क्यों कर रहे हो, आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी? तो ये कहते हैं कि हमारे गांव में कोई भी स्कूल नहीं है। और फिर जो है इनका जो फोकस होता है वो जो टॉल, जो 6.5 फुट का जो आदमी होता है उसके ऊपर होता है। ये कहते हैं कि हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है। कहते हैं ये हमारे गांव के मुखिया जी हैं और मुखिया जी के लिए ही गांव के लगभग हर व्यक्ति जो है इनके लिए काम करता है। अच्छा, अब मुखिया को जब देखते हैं तो इनको नज़र आता है कि वो शाउट कर रहा है और शाउट करके जो है कुछ बातें हैं वो बोल रहा है। मुखिया कहता है कि जितनी ईंटें चाहिए थी उतनी आई नहीं। और वो बोल रहा है कि तेरा ना यही काम है, सॉरी
हाँ, तो कुछ वो डांट रहा है, तो यहाँ पर जो इनका जो मित्र है उससे बात कर रहे होते हैं और इनको ऐसी स्मृति आ रही होती है कि जो इनका मित्र है उसका नाम भोला राम है। तो भोला राम से बात कर रहे होते हैं, तो भोला राम इनको कहता है कि तूने पहले भी ईंटें गिरा दी थी, तेरे को छड़ी से मार पड़ी थी, अब जो है तेरे को फिर से तेरे साथ वो होने वाला है। तो जैसे इनका मित्र इनको बता रहा होता है कि तेरे को छड़ियों से मार पड़ी थी दोस्तों, तो ये वाला अभी जो ये सीन देख रहे होते हैं जिसके अंदर ये सब लोग खड़े हैं, सामने से जो मालिक है वो डांट रहा है, ये देखते देखते जैसे सोच में चले जाते हैं, इनको एक दूसरा सीन नजर आता है कि जिसके अंदर कि ये ज़मीन के अंदर गिरे हुए हैं, ज़मीन के ऊपर गिरे हुए हैं, तो एक स्टिक से जो मालिक है इनको बहुत मार रहा है, और जैसे इनको मार रहा है ना, तो इनके पैरों पे छड़ी पड़ रही है, और ये पैरों पे छड़ी पड़ रही है तो ऐसे ऐसे घिसट घिसट के पीछे की तरफ होते जा रहे हैं, वो मारते जा रहे हैं और ये घिसटते हुए पीछे होते जा रहे हैं, ये बचना चाहते हैं, और जो मालिक है वो इनको पीट रहा है। तो अब ये वाला सीन देखते 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 वापस ये वहाँ पे आ जाते हैं अपने संकल्पों से कि हाँ भाई मैं यहाँ पे खड़े हैं, और फिर ये कहते हैं कि इनको अंदर से फीलिंग आ रही है कि आज फिर से मालिक को पता चल गया है कि मैंने आधी जो ईंटें हैं वो ख़राब कर दी हैं, और मालिक कह रहे हैं कि तेरा यही काम है, तेरा इसका तो यही काम है, ये हर बार ईंटें गिरा देता है। और मालिक कुछ ऐसा कहता है कि जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक यहाँ से तू नहीं जाएगा। सब लोगों को मालिक ने भेज दिया है और इनको जो मालिक है उन्होंने रोक लिया है, और वो कह रहे हैं कि जो गिराई है उसको उठा करके लेकर के आया। तो अच्छा, अब यहाँ पे दोस्तों ये जो पूरा दृश्य दिख रहा होता है इसके अंदर ये खुद को तो 41 वर्ष की आयु के पुरुष में के रूप में देख रहे होते हैं, और जो इनके मित्र थे भोला राम, उनकी जो आयु है वो 60 या 65 वर्ष के आसपास की नज़र आ रही होती है, तो वो बुजुर्ग होते हैं। और धीरे धीरे जब हम इनको पूछते हैं कि भाई आपके वो मित्र ही हैं क्या है, तो इनको ऐसी फीलिंग आती है कि जो भोला राम जी हैं, जो इनको ये मित्र समझ रहे थे, वो इनके मित्र नहीं हैं, एक्चुअली में इनके पूर्व के जीवन के अंदर इनके पिता हैं। अब जब इनसे इनके मालिक ने दोबारा काम करवाया तो उस दिन केवल ये वापस नहीं रुके, बल भोला राम जी जो हैं वो भी वहाँ पर रुके, क्योंकि उनको इसको लेकर के आना था। तो इससे ईंटें उठवाई गई, वो किया गया, और उसके बाद इनको नज़र आता है कि भोला राम जो कि इनके पिता हैं पिछले जीवन के अंदर, वो इनको लेकर के जा रहे हैं, उनके कंधों पे इन्होंने हाथ डाले हुए हैं, ये थोड़ा लगड़ा लगड़ा के चल रहे हैं। तो जब लगड़ा लगड़ा के चल रहे हैं दोस्तों, एक बहुत ही दयनीय सा दृश्य सामने आ रहा था। तो हमने इनसे पूछा कि भाई बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या कि आप लंगड़ा के चल रहे हो? तो ये कहते हैं कि नहीं, दर्द तो उतना नहीं है, जो भी मेहनत का काम करेगा दर्द तो होगा, लेकिन ये कहते हैं कि आई फील लाइक कि आई एम अ लिटिल कामचोर। अब ये हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि मुझे ना ऐसा फील आ रहा है कि एक्चुअली मैं कामचोर हूँ, और मैं ना ये ईंटें ऊँटा उठा करके, ईंटा उठाने का काम और ये मजदूरी का काम करके ना मैं ना एक्चुअली मैं परेशान हो गया हूँ। तो जब भी ये मुझे ईंटें उठाने के लिए बोलते हैं ना, कह रहे ईंटें उठा करके लानी तो होती हैं, कह रहे उठाने के लिए बोलते हैं ना, एक्चुअली में कहते हैं कि मैं ना गुस्से में फेंक देता हूँ आधी ईंटों को कि ऐसी की तैसी तुम्हारी, मैं नहीं उठाता ये। तो कहते हैं अंदर ही अंदर एक गुस्सा, एक स्ट्रगल सा चलता है, और कहते हैं जब भी मैं ईंटें फेंकता हूँ तो मेरे मालिक का नुकसान हो जाता है, उसकी ईंटें वींटें टूट भी जाती हैं, और कहते हैं कि ना मेरे को मार पड़ती है, मेरे को बातें सुनाई जाती हैं, लेकिन मैं ना ढीठ सा हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, और मेरे को ये है कि भाई कैसे भी एक फ्रस्ट्रेशन सा है अंदर। अब ये कहते हैं कि भी जब जो इनके पिताजी हैं वो उनको लेकर के जा रहे हैं, इनको ना कई सारे बातें समझा रहे हैं वो, लेकिन ये कहते हैं कि मैं उनकी जो है बात नहीं सुन रहा हूँ, और समझाते समझाते फिर जो है सीन जो है दोबारा से चेंज होता है दोस्तों। इनको एक झोपड़ी नज़र आने लगती है, झोपड़ी के अंदर ये प्रवेश करते हैं, तो उसके अंदर एक बूढ़ी अम्मा जो कि लगभग 60 वर्ष की आयु की थी, जो कि पूर्व के जीवन में इनकी माँ हैं, वो इनको नज़र आती है। ऑरेंज कलर की साड़ी उन्होंने पहनी होती है, और ये बताते हैं कि भाई उनका कॉम्प्लेक्शन भी बहुत ज़्यादा डार्क है, और फिर इनको ऐसा दृश्य नज़र आता है कि ये लेटे हैं, और जो इनकी माँ है और पिताजी है वो कोई शायद इनके पैर दबा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत वो कर रहे हैं कि भी मेरे को दर्द हो रहा है। कुछ इनको चोटें भी आई हुई हैं, तो चोटों के ऊपर जो माँ है कुछ इनको ऑइंटमेंट टाइप कुछ लगा रही है, कुछ लेप वगैरह लगा रही है। और ये फिर दृश्य देखते हैं, कहते हैं कि भी मेरे को वो थोड़ा मेरे हाथ पर दबा दिए हैं माता पिता ने, और हम तीनों कहते हैं कि हम ज़मीन पे सोते हैं।
तो झोपड़े में ज़मीन पे जब ये सो रहे होते हैं तो सोते सोते ये ऐसा देखते हैं कि ये अपना जो विवाह है उसके बारे में अपनी माँ से बात कर रहे हैं कि माँ मेरी शादी कब होगी। तो जैसे ही ये बोलते हैं कि मेरी शादी कब होगी तो इनको नज़र आता है कि इनकी माँ को बहुत गुस्सा आ गया है और इनको लेटे लेटे एक झापड़ लगा दिया है इनकी माँ ने। और वो कहती है कि अपनी हालत देखिए, खाने पीने के पैसे नहीं है, शादी करेगा ये, शादी कब होगी, शादी कब होगी। कहते कि हमारी बिल्कुल भी स्थिति नहीं है। तो कहते कि माँ जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई है और उसने जैसे झापड़ मारा है तो मैं नाराज़ होकर के बाहर चला गया हूँ, खेतों के अंदर जा कर के बैठ गया हूँ। तो ऐसा सा ये दृश्य जो है देख रहे होते हैं। अच्छा, तो फिर जैसे ये दृश्य होता है दोस्तों, तो फिर इसके बाद फिर से जो है सीन चेंज होता है। और जब सीन चेंज होता है तो सीन चेंज में ये देखते हैं कि ये बहुत गुस्से में है, आक्रोश में है कि इनकी शादी नहीं हो रही है। ये फ्रस्ट्रेटेड हैं कि इनसे काम कराया जाता है और इनको आज़ादी चाहिए, है ना। इनको कुछ तो करना है, क्या करना है नहीं पता। मालिक के पास ही जाकर के खड़े हुए एक अंधेरे कमरे में खुद को खड़ा हुआ देखते हैं जिसके अंदर इनका मालिक इनके साथ खड़ा है और उनके सामने खड़ा होकर के उससे पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे ढंग से पैसा दे। और ये कहते हैं कि ना मैं बहुत अचानक से बदतमीजी से बात कर रहा हूँ और जो मेरा मालिक है ही सेइंग नो। और कहते हैं कि हमारी कुछ आर्ग्यूमेंट हो रही है। हमारी आर्ग्यूमेंट होते होते इसके मालिक ने सो कहा कि बहुत मार पड़ेगी तेरे को। जैसे ही इनका मालिक इनको ऐसे अपना हाथ दिखाता है तो ये देखते हैं कि ये बहुत ही ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं और पूरी ताकत लगा करके इनका जो मालिक है उसको धक्का दे देते हैं। और जैसे ही ये देखते हैं कि मालिक को धक्का दिया तो ये देखते हैं कि पीछे काफी बर्तन वगैरह पड़े थे। इनका मालिक एकदम बर्तनों पे गिर जाता है और उसकी जो पगड़ी है वो गिर जाती है साइड में। और जैसे ही वो नीचे गिरा है तो कहते हैं कि इनका जो मालिक है वो नीचे गिरे गिरे इनकी तरफ देख रहा है और उसकी आंखों के अंदर इसको शौक नजर आता है। इनको नजर आता है कि वो शौक में चला गया है, वो विश्वास नहीं कर पा रहा है कि मैंने उसको ऐसा धक्का मार दिया, वो मेरा मालिक है और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो ये कहते हैं कि भी मेरे को वो मतलब विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उसकी पगड़ी उतर गई है और मैंने उसको धक्का दे दिया है। अब ये कहते हैं कि भी वो तो शौक में पड़ा हुआ है लेकिन एक सामने बक्सा पड़ा था और उस बक्से के अंदर कहते हैं मैंने ऐसे अपना हाथ मारा है और उसके अंदर सिक्के हैं बहुत सारे। कह रहे वो सिक्के ही सिक्के हैं और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही कि सिक्के ही चलते हैं अभी। तो बहुत सारे सिक्के जो है कह रहे मैंने अपने हाथ में ऐसे मुट्ठी में भर लिए हैं और दूसरा हाथ डाल करके ऐसे दोनों हाथों के अंदर जो है सिक्के भर लिए हैं और वो पैसे लेकर के कहते हैं मैं एकदम से दौड़ा हूं वहां पे। ये देखते हैं कि पहले तो मालिक गिरा रहता है लेकिन जब मैं पैसे लेकर के भाग जाता हूं तो एकदम से वो मालिक जो है वो खड़ा होता है और वो जो कमरा है वहां से वो बाहर निकलता है और शोर चीख करके वो बोलता है कि कहां तक भागेगा तू, भाग जा जहां तक भागना है, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं। अब ये कहते हैं कि मैं भाग रहा हूं और वो पीछे से शाउट करता जा रहा है कि जितना भागना है भाग ले लेकिन बच नहीं सकेगा। लेकिन मैं भागते चले जा रहा हूं, भागते चले जा रहा हूं, भागते चले जा रहा हूं। कह रहे तेज भागते भागते मुझे बहुत एंजाइटी सी फील हो रही है, मुझे बेचैनी सी फील हो रही है अपने अंदर। और भागते भागते इनको नजर आता है कि गहरे जंगल के अंदर ये चले गए हैं और चलते चलते जो है ये एकदम से बेहोश हो गए हैं और बेहोश होकर के ये गिरे हैं तो इनका सर एक पत्थर से टकरा गया है। बेइंतहाशा, जैसे एकदम बेइंतहाशा भाग रहे थे ये। और इस पूरे दृश्य के अंदर दोस्तों जब ये भागते चले जा रहे थे और मालिक पीछे से शोर मचा रहा था कि कहां तक भागेगा, तो इन्होंने बताया कि बहुत तेज बारिश हो रही थी उस दिन, बहुत तेज बारिश हो रही थी। और कहते हैं कि शायद ये केरला, यहाँ पे बारिश होती ही रहती है। तो बहुत तेज बारिश हो रही थी और तेज बारिश के अंदर जो ये भाग करके गए हैं और जंगल में जा करके जब ये गिरे हैं इनका सर फट गया है और इनको बेहोशी सी छा रही है। जैसे ये गिरे हैं पूरे थक गए हैं, ये उठने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उठ नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि बरसात बहुत तेज है तो ये बताते हैं कि बरसात अपने तेज बहाव के अंदर मेरे फटे हुए सर से जो खून निकल रहा है उस खून को अपने साथ बहा करके ले करके जाती जा रही है। धीरे धीरे जो दोनों हाथों में इन्होंने सिक्के पकड़े हुए थे, इनके हाथों की जो पकड़ है वो ढीली होती जा रही है। जो सिक्के, जो सारा पैसा ये उठा करके लाए थे वहाँ से, वो इनके हाथों से सरकता चला जा रहा है। वो जो नदी है, वो जो बारिश हो रही है, उसका जो बहाव है उसके अंदर इनका खून और इनके हाथ में जो पैसा था वो बह करके जैसे कि कहीं चला गया है। इनके अंदर से प्राण भी निकल करके चले गए हैं और जो पैसा
ये ले करके अपने मालिक से आए थे, छीन करके अपने मालिक से आए थे, वो इनके काम नहीं आया है और वो जो है पैसा भी सारा बह गया है, बर्बाद हो गया है। अब इनको एक ऐसा दृश्य नज़र आता है कि भाई ये जो है अपने शरीर से बाहर निकल गए हैं, शरीर से बाहर निकल करके सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या किया। और इनको ऐसा नज़र आता है कि इनका जो मालिक है, मालिक का एक अंगरक्षक, एक बॉडीगार्ड, जैसे अमीर लोग होते हैं कुछ लोगों को अपने साथ रखते हैं ना, लठ लेकर के या भाले लेकर के, तो एक ऐसा अंगरक्षक टाइप, एक सैनिक टाइप व्यक्ति वहाँ पे आता है दौड़ करके। आ करके वो जैसे ही इनके पास पहुँचता है तो देखता है कि ये गिर करके नीचे मरे हुए हैं, मरे हुए हैं। और वो इनका निरीक्षण करता है तो देखता है कि इनके पास पैसे भी नहीं हैं और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। वो समझ गया है कि जो कुछ भी इसके साथ पास था वो बह गया है। अब ये कहते हैं कि वो जो सिपाही जो इनके पीछे आया था वो वापस जा रहा है, वापस जा रहा है और जा कर के वो जो मालिक है उसको रिपोर्ट दे रहा है, कह रहा है कि साहब वो जो है वो तो मर गया ऐसे, वो वहाँ पे मरा हुआ मिला है मेरे को, वो उसका खून बह रहा था और पैसे जो छीन करके भागा था वो भी वहाँ पे नहीं मिले, पानी के अंदर बह गए हैं, वो ख़त्म हो गया है। अब जब ये रिपोर्ट वो सैनिक जो है इनके मालिक को दे रहा है तो आत्मिक रूप में, आत्मा के रूप में ये वहाँ पे खड़े हैं और ये कहते हैं कि इनका मालिक जो है वो कह रहा है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसे मेरे पैसे लेकर के गायब नहीं हो सकता, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो सैनिक उसको बता रहा है कि साहब छोड़ेंगे क्या, नहीं वो तो मर गया। तो मालिक जो है कुछ शौक सा लग गया उसको, जो जैसे धक्का दिया था ना, तो उस शौक में ही बोल रहा है वो ऐसे कि नहीं, कि वो मेरे पैसे लेके नहीं भाग सकता, वो ऐसा नहीं कर सकता। मालिक कह रहा है कि मेरे पैसों से उसका पूरा परिवार चला है, पूरी जिंदगी भर पाला है मैंने इन लोगों को, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कैसे कर दिया उसने। और यहीं पर ही जो है दोस्तों पूर्व जीवन के जो सारे दृश्य ये देख रहे थे वो उनका समापन फिर कर दिया जाता है। मालिक का पैसा लेकर के भागे थे और वो शौक में चला गया था और इस दृश्य के साथ क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी तो इनको वापस जो है इनके स्पिरिट गाइड के पास भेज दिया जाता है। दोस्तों अब ये जो पूरा जो कुछ भी इन्होंने पास्ट लाइफ में देखा इसको अच्छे से इनके स्पिरिट गाइड एक्सप्लेन करते हैं, इनके सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं इनके स्पिरिट गाइड देते हैं। तो इनके स्पिरिट गाइड ने क्या कहा ये आपको भी हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम बता देते हैं कि कौन से जो कैरेक्टर्स इनको नज़र आए थे वो इनके इस जीवन के अंदर कौन हैं। दोस्तों सबसे पहले तो जो मालिक जिसका पैसा ये लेकर के भागे थे वो इनके इस जीवन के मालिक ही हैं। इस जीवन के अंदर इनका काम जो है सूट बूट टाई पहनने वाला है ना, सूट बूट पैंट टाई पहनने वाला है, लेकिन काम ये उसी व्यक्ति के लिए करते हैं और आज भी अंदर से ये छूट जाना चाहते हैं जैसे उनसे, है ना। तो पिछले जीवन में जो मालिक नज़र आया था वो इनके इस जीवन के कंपनी के ओनर हैं जिनके पास ये काम करते हैं, जिनके साथ ये बंधन अनुभव करते हैं। फिर दोस्तों एक सैनिक है जिसको उन्होंने भेजा था कि जाओ देख करके आओ, उसको पकड़ करके लाओ। वो सैनिक जिसने आकर के रिपोर्ट किया कि ये तो मर गया है, उस सैनिक को इन्होंने उस ड्राइवर के रूप में देखा। वो ड्राइवर जो कि इनको गंदी बदबूदार गाड़ी के अंदर 2-2 घंटा जो है एक साइड जाना फिर 2 घंटा वापस आना वो करना है, जिसकी वजह से इनके लूज़ मोशन चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको स्ट्रेस हो जाता है, इनको घबराहट होती है। तो वो जो ड्राइवर इनको लेकर के घूमता है वो पिछले जीवन का सैनिक है जो कि इनको ज़िंदा पकड़ करके वापस नहीं ला पाया था। शायद इनके मालिक चाहते थे कि भाई कुछ डंडे उसको बजें, उस नौकर उस सैनिक के माध्यम से भी कुछ इनको सज़ा मिलनी थी, लेकिन वो तो बेचारा कुछ कर ही नहीं पाया था क्योंकि ये पहले ही मर गए थे। तो पता नहीं क्या सज़ा इस जीवन में दे रहा है वो इनको जाने अनजाने में। तो वो नज़र आया। फिर दोस्तों इनको अपने भोला राम एक नज़र आए थे जो कि पहले मित्र नज़र आ रहे थे, बाद में इनको समझ में आया इनके पिता हैं। उन पिता को जब इन्होंने देखा था तो इनको अपने इस जीवन की पत्नी याद आई थी। इनके पिछले जीवन में जो इनके पिता थे वो इनकी इस जीवन की पत्नी हैं जिनके साथ ये प्रेम विवाह कर चुके हैं, जिनके साथ 3-4 बार इन्होंने मारपीट भी कर दी है, जो कि इनको बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जो है परेशान करती हैं कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए। और पिछले जीवन में जो माँ इनको नज़र आई थी उनको इन्होंने अपनी इस जीवन की माँ के रूप में ही देखा था। जो पिछले जीवन में माँ थी वो इस जीवन के अंदर भी इनकी माँ है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जब इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजा गया तो और क्या क्लैरिटी इनके जो स्पिरिट गाइड हैं उन्होंने इनको दी। ये जो सारे दृश्य थे उनको एक प्रकार से एक्सप्लेन किया उन्होंने, और आज के जीवन का और जो पूर्व का जीवन ये देख करके आए थे उन दोनों के बीच में जैसे एक क्या को रिलेशन है, आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे कहाँ से क्या आ रहा है, तो वो सब कुछ जो है इनके स्पिरिट गाइड ने जो है इनको क्लैरिफिकेशन दिया, क्लैरिटी दी उस चीज़ के ऊपर।
तो सबसे पहले तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा स्पिरिट गाइड से कि अगर पिछले जीवन के अंदर भी इस प्रकार से जैसे एक इतना ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट काम अगर मैं उनके लिए कर रहा था, ये भाई मतलब वो अपने बॉस के लिए कर रहे थे, तो इस जीवन में दोबारा से उनके लिए क्यों काम कर रहे हैं, क्यों ये उनके पास दोबारा से फंस गए हैं। तो यहाँ पर इनके स्पिरिट गाइड ने इनको बताया कि आप अपना काम जो है उसको ईमानदारी से नहीं किया करते थे। आपके जो मालिक है उनका ईंटों का आप रेगुलर नुकसान करते थे, और उसके बाद उनका जो पैसा आप लास्ट में लेकर के भागे थे वो दृश्य में देखने को सिर्फ कुछ सिक्के थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था वो। तब शायद दोस्तों सिक्के ही चलते होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट आप उनका लेकर के भागे थे। तो जब आप काम करते थे तब भी आप उनका नुकसान करते थे, और जब अंत में आप पैसा लेकर के भागे तो भी आपने उनका बहुत सारा पैसा जो है उसको बर्बाद कर दिया। तो उसका हिसाब किताब अभी भी बकाया है आप लोगों का। अच्छा, फिर यहाँ पे इनके स्पिरिट गाइड ने बोला कि आपके जो मालिक हैं वो पूर्व के जीवन के अंदर भी पैसे देने में आप सब लोगों को बहुत ईमानदार थे। वो चाहे आप ईंटें गिरा भी देते थे, कुछ नुकसान भी करते थे, तब भी आपका मेहनताना आपको पूरा देते थे पास्ट लाइफ में। इस लाइफ का भी उन्होंने बोला कि इस लाइफ के अंदर भी आप इतना बिजनेस जनरेट नहीं करते हो, लेकिन फिर भी चाहे बिजनेस जनरेट हुआ हो या नहीं हुआ हो, माल बिका हो या नहीं बिका हो, आपके जो मालिक हैं उन्होंने कभी भी आपकी जो सैलरी है उसको नहीं रोका। हमेशा से आपको सैलरी देते आए हैं और आगे भी आपको जो है सैलरी देंगे। लेकिन ये जो आपने किया उनके पैसों का जो नुकसान, वो पैसों का नुकसान करने का जो आपका पार्ट है उसकी वजह से आप फंसे हुए हो, क्योंकि वो जो आत्मा है, वो जो आपके जो मालिक हैं, उनके अंदर से पुकार है कि भाई मैं जितना ये मुझसे ले गया उतना मैं इससे काम नहीं ले पाया। इसी वजह से आप उनके मुलाजिम बनने का जो ये आपका बंधन है, आप इसके अंदर फंसे हुए हैं। दूसरी चीज़ फिर उनसे पूछी कि दोस्तों कि ये तो चलो ठीक है भाई पैसों का है, लेकिन वो इतनी मारपीट पिछले जन्म में किया करते थे, तो पिछले जन्म में वो मारपीट करते थे उसका क्या हिसाब है, कैसे है। तो यहाँ पे स्पिरिट गाइड ने कहा कि वो और भी पीछे का कोई जीवन है जिसके अंदर उनके साथ बहुत, इनके मालिक के साथ आपने बहुत मारपीट की है। कुछ ऐसा आप लोगों का शायद रोल्स रिवर्स थे आपस में, कुछ ऐसा था। तो मारपीट वाला जो हिसाब है वो और कुछ था, वो पिछले जीवन में आप लोगों का आपस में खत्म हो गया। लेकिन ये जो नौकर बन करके रहने का जो पैसों का हिसाब किताब है वही बकाया था, उसी को ही आप एक प्रकार से चुका रहे हो। इनके गाइड ने बोला कि अभी 1 साल का और हिसाब किताब आपका आपस में बना हुआ है। 1 साल तक अगर आप और उनके लिए काम करोगे तो उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। और इनके गाइड ने कहा कि 1 साल के बाद कुछ ऐसा होगा कि अपने आप ही आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, और फिर अगर आप कुछ और काम करेंगे तो उसके अंदर भी आपको सफलता मिलेगी। अभी क्योंकि आपकी उनके प्रति देनदारी बकाया है, उनके प्रति मेहनताना एक्चुअली में बकाया है, नॉट देनदारी, मतलब पैसे नहीं बट मेहनत उनके प्रति करनी आपकी बकाया है। इस चीज़ की वजह से आप अगर कहीं और जाते हैं तो उनकी एनर्जी आपको खींचती है, आपका सारा काम रुक जाता है, आपको मेहनताना। और इसीलिए कुछ उन्होंने ऐसा भी कहा कि अगर वो आपको वहाँ पे भी भेजते हैं ना, आप परेशान होते हो कि खाली मुझे बिठा रहे हैं, वो आपके मालिक हैं, ठीक है, तो वो अगर करें तो कहें तो आपको जाना है, क्योंकि वो अपना एक प्रकार से खाली बिठा करके भी आपका टाइम ले रहे हैं, तो आपसे आपका अपना जो मेहनताना उनका जो रह गया था उसको वो वसूल कर रहे हैं। तो ये तो दोस्तों इनके जो मालिक हैं उनके प्रति उन्होंने क्लैरिटी दी। फिर उन्होंने ये भी क्लैरिटी दी कि जो इनको इस जीवन के अंदर जो मेडिकल इश्यूज़ हैं और विशेषकर जो पैरों की इनको समस्या है, वो इनके पिछले जीवन का इम्प्रेशन है। जो पिछले जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा जो इनके टांगों में दर्द रहता था, जो इन्होंने मेहनत का काम किया है, उसका प्रभाव है इनके ऊपर। और उसी प्रभाव में, उसी इमोशन के अंदर वही सब सोचते सोचते कि मुझसे इतना ज़्यादा कराया जाता है, मैं कमज़ोर हूँ, आप मर गए थे, तो उसका प्रभाव जो है आपके इस जीवन में आ रहा है, इसीलिए आप बीमार रहते हैं, ये भी बताया। अच्छा, फिर दोस्तों जो इनकी पत्नी है, पत्नी को लेकर के कुछ क्लैरिटी दी। हमने पूछा कि भाई जो इनकी पत्नी बोलती है कि भाई इनको समय नहीं देते और इतना ज़्यादा, कि भाई उसका क्या रीज़न है, इतना ज़्यादा टाइम क्यों मांगती है। तो इनके गाइड ने बताया दोस्तों कि पिछले जीवन में आपकी पत्नी आपके पिताजी थे और वो हमेशा आपको मुसीबत से बाहर रखने का प्रयास करते थे, लेकिन कभी भी आप उनकी बात नहीं सुनते थे। उनकी बात आप नहीं सुनते थे, उसकी वजह से आपकी पिटाई होती थी, आप मुसीबत में फंसते थे और उनकी भी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती थी। तो आपके पिछले जीवन की, क्योंकि ये पिता रह चुके हैं, पिछले जीवन में पिता थे, सॉरी, तो पिता रह चुके हैं, तो उनके अंदर का ये है कि ये मेरी बात नहीं सुनता है,
वो जो मेरी बात नहीं सुनता है, मेरी बात नहीं सुनता है, पिता के रूप में थी वो चीज़, अभी वो पत्नी के रूप में आपके साथ है, लेकिन फिर भी वो जो बार बार जो है इनका इमर्ज हो जाता है उनके अंदर से। इसीलिए बस वो ये चाहती है, हालांकि उसके पास कुछ काम का नहीं है, मतलब काम से रिलेटेड कुछ नहीं है बोलने के लिए, लेकिन वो चाहती है कि आप उसकी बात सुनो, क्योंकि पिछले जीवन में वो फ्रस्ट्रेटेड रहे कि आपने उनकी बात नहीं सुनी। अच्छा, फिर रिवर्स में आप क्यों इनको मारपीट, ये क्यों मारपीट कर देते हैं अपनी पत्नी के साथ, इनको पत्नी को देख करके क्यों गुस्सा आता है? इसके लिए कहा कि पिछले जीवन में जो आपके पिताजी आपको समझाते रहते थे, कन्विंस करते थे, आप उससे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते थे। तो वो जो पिछले जीवन की जो चिढ़ है आपके अंदर कि इतना ज़्यादा मेरे पीछे पड़ते हैं, वो चिढ़ का जो इमोशन है बार बार आपका इमर्ज हो जाता है, और उसके चलते जो है आपने जो है अपनी पत्नी पे हाथ भी उठाया है। आगे आगे फिर इनकी गाइड ने इनको कहा कि अगर आपकी पत्नी आपको कुछ कहती है तो आपको सामने से जवाब नहीं देना है, आपका हिसाब किताब आपस में बढ़ेगा। ये बात फिर पूछी जाती है दोस्तों कि इनकी पत्नी जो है ये घर के अंदर बंद क्यों रहती हैं, और मतलब ये डिप्रेशन से में क्यों जा रही हैं, क्या सिर्फ हमारा हिसाब किताब है, क्या सिर्फ मुझे तंग करना है इस वजह से ऐसा कह रही हैं? तो जब ये वाली बात होती है दोस्तों, तो इनके स्पिरिट गाइड जो हैं इशारा करते हैं एक दूसरी एंटिटी की तरफ, और इनको नज़र आता है कि एक बहुत विशाल लंबा, मतलब जैसे कि 15-20 फीट लंबा इनको लाल रंग का एक राक्षस नज़र आता है। और जब वो राक्षस नज़र आता है तो ये कहते हैं कि जैसे ही मैंने उसको देखा है मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देने लग गई है, और वो इस प्रकार की जो आवाज़ है उसको निकाल रहा है, उसके मुंह से धुआं सा निकल रहा है, और वो इनकी तरफ देख रहा है। अब जब दोस्तों ये राक्षस वाला एंगल बीच में आ जाता है तो फिर राक्षस से पूछा जाता है कि भाई क्या समस्या है, क्यों तंग कर रहे हो आप इसकी पत्नी को? तो राक्षस कहता है कि इसकी जो पत्नी है उसने मुझे बहुत बार मारा है, कई जन्मों में उसने मुझे परेशान किया है, और जो उसने मुझे कई बार मार दिया है उसका बदला मैं उससे लेकर के रहूँगा। अब इतनी ही बात बोलते हैं तो फिर जो गाइड हैं उनसे पूछा जाता है कि भाई ये क्या है, ये क्या कह रहे हैं? तो इनके गाइड कहते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी के कर्मों का फल है, उसको तो ये भुगतना ही पड़ेगा। गाइड यहाँ पे ये भी क्लैरिटी देते हैं कि इनका उस भूत से, उस राक्षसी शक्ति से कोई भी डायरेक्टली कोई भी हिसाब किताब नहीं है, वो केवल पत्नी का है। लेकिन क्योंकि इन्होंने उनसे शादी करी है, आप संबंध के अंदर आए हो, तो उनके ऊपर जो प्रभाव है वो थोड़ा बहुत आपको भी झेलना पड़ेगा। गाइड ने कहा कि जब आपने मारपीट की अपनी पत्नी के साथ तो ये आपके ऊपर हावी हो गया था, ये उसको कुछ सजा देना चाहता था, उसको तकलीफ देना चाहता था, लेकिन फिर भी आप इस भूत को रिस्पॉन्सिबल नहीं समझ सकते उसकी मारपीट करने के लिए। कई सारी शक्तियां होती हैं वो हम पे हावी होकर के हमसे गलत काम करवाती हैं। आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए उसको रोकने की, आपको पता होना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो खुद को रोकने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। इनके गाइड ने इनको कहा कि आपको साधना करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आपको ध्यान करने की आवश्यकता है, उसके ऊपर इनको गाइडेंस दी। तो इनसे पूछा कि ध्यान करने से क्या ये भूत की समस्या ठीक हो जाएगी? तो इनके गाइड ने कहा कि नहीं, अभी तो ये बढ़ेगी, ये और ज़्यादा उस पर प्रभाव डालेगा, और अपनी पत्नी को लेकर के अभी तुम बहुत धक्के खाओगे, तुम्हें जगह जगह पे माथा रगड़ना पड़ेगा, ये छोड़ेगा नहीं उसको। तो हम इन्होंने पूछा कि भाई फिर मैं ध्यान क्यों करूं? भाई ध्यान करने से जब कुछ होता ही नहीं है, तो गाइड ने बोला कि अपनी पत्नी से जो तुम जुड़े हो, उसकी जो तुम्हें मदद करनी है, वो भी तुम्हारा आपस में कुछ हिसाब किताब है, उसका भी कुछ कर्जा तुम्हारे को चुकाना है। तो ये जो तुम्हारे को उसकी मदद करनी है, वो मदद करने के लिए जो शक्ति तुम्हारे को चाहिए, वो शक्ति साधना से ही आएगी, वो शक्ति तपस्या करने से ही आएगी। तो गाइड ने इनको कहा कि अनिवार्य है कि तुम्हारे को तपस्या करनी है। दूसरा दोस्तों, इन भाई ने एक बात हमारे को नहीं बताई थी, लेकिन जो गाइड हैं वो सामने से बोलने लगे। गाइड ने कहा कि अपने परिवार के प्रेशर के अंदर आकर के जो तुम मांस का सेवन करते हो उसको तुम्हें इमीडिएटली बंद करना है। दोस्तों अपने ये इससे ट्रांस से बाहर निकलने के बाद भाई ने हमारे को बताया था कि वैसे ये नॉनवेज ईटिंग नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जब भी इनकी फैमिली की गेट टुगेदर होती है तो सब लोग जो है इनको एम्बैरस करते हैं और उनको बोलते हैं कि तू तो साधु बन गया, संत बन गया और नॉनवेज छोड़ दिया, भाई ऐसा कैसे होता है? तो कहता है कि उनको ये दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैं कुछ अलग दुनिया में नहीं गया हूँ, मैं कोई संत नहीं हो गया हूँ, तो कहते हैं मांस खा लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि जैसे तुम मांस खाते हो तो इसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर बढ़ जाता है, इस राक्षस का। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे को नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना है। आउट ऑफ नोवेयर दोस्तों ये वाली बात सामने आ गई, ना इन्होंने हमें कही थी एक्सप्लोर करने के लिए, ना हमें पता थी। भाई बहुत सात्विक स्वभाव का है वैसे, जो ओवरऑल जो एनर्जी थी वैसी फील हो रही थी, लेकिन अब देखो कुछ भी होता है जैसे भी होता है, तो गाइड ने इनको मना कर दिया कि भैया ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना
तुम इनकी कोई मदद नहीं कर पाओगे और तुम अपनी मदद भी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा जीवन डाउन ट्रोडन ही रहेगा। तो ये सारी बातें हैं। तो और फिर गाइड ने इनको तैयार किया इस चीज़ के लिए कि तैयार हो जाओ, अभी तुम्हारी पत्नी जो है इसको बहुत जगह लेकर के धक्के खाने पड़ेंगे तुम्हारे को, बहुत जगह धक्के खाओगे। और गाइड ने कहा कि पूरा निवारण इसका कभी भी नहीं होगा, इस जीवन में तो नहीं होगा तुम्हारी पत्नी का, पर फिर भी है काफ़ी हद तक अपने साधना के बल से और पत्नी को भी तुम उस दिशा के अंदर प्रेरित करोगे तो उससे उनकी काफ़ी मदद हो जाएगी। तो ये जो है सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों इनके सामने आई इनके पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से। और हम आशा करते हैं कि जो पूरा केस हमने आपके सामने प्रस्तुत किया इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी, कुछ आपको केस में पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में कमेंट करके आप हमें बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे इस वीडियो के पिंड कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। उस लिंक का इस्तेमाल करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज़रूर फॉलो करें, ताकि जब भी कभी हम आपके लिए कोई सेशन कंडक्ट करें, कोई वर्कशॉप्स आपके लिए लेकर के आएँ या जो भी वीडियोज़ के अपडेट्स हम शेयर करते हैं उनको आप बिल्कुल भी मिस ना करें, उनको आप समय समय पर प्राप्त करते रहें। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।